नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग ग्रुप के अनुसार जानते ही हैं कि हम जिस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रेखी लिखी हुई है। तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग पहले हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमारी एक बहन ने मतलब जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं, लेकिन जो हमारे यूट्यूब पे हमारे भाई बहन हमसे जुड़े होते हैं, उसमें से कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं। तो उस कमेंट को जिसमें लगता है कि उसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए, तो उस आंसर को हम देने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही एक कमेंट आया है 5 विकारों पर। एक ऐसा कमेंट आया है 5 विकारों पर कि कैसे होते हैं ये 5 विकार। मतलब जैसे उन्होंने कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होते हैं ना, जैसे कोई ब्लैक मैजिक के कुछ ऐसे। तो उस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रेकी क्या होता है ये। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है वो हमारी आज की लाइफ में, जैसे हमने पढ़ाई कर ली हो, कंप्लीट पूरी हो गई हो, पर हमें जॉब न मिल रही हो। अगर हमें जॉब मिल गई हो तो हमें जॉब को बार बार बदलने का मन कर रहा हो। जैसे हम एक जॉब में स्टेबल ना रहते हो। जैसे हमने जॉब करना शुरू किया, 1 साल 2 साल हुआ, तो हमें लगता है कि अब हमें दूसरी जॉब करनी है, अब हमें यहाँ नहीं रहना। ऐसा हमें महसूस होता है और हम जॉब छोड़ देते हैं। बहुत लोग हमें समझाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जॉब बदल लेते हैं। या फिर जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका पढ़ने में ना मन नहीं मन लगता है। बहुत बार उनके कई सब्जेक्ट बहुत वीक होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें, किस लाइन में इसको लेके जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़कर ही अपना करियर बनाए। हर किसी के लिए अलग अलग लाइन है। हर कोई पढ़कर ही इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी बन जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ्य है। आप देख रहे हैं कितने डांसर्स होते हैं, कितने आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं हमारे भाई बहन। तो वो भी बना जा सकता है। क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत सारे बच्चे रुचि लेते हैं। तो हमें उन सब चीजों को भी प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन हाँ, एजुकेशन भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम बताई कि जैसे किसी का बार बार जॉब बदलने का मन करे, वो एक जॉब में स्टेबल ना हो पाए, या पढ़ाई कंप्लीट हो गई है लेकिन जॉब मिल ना रही हो। उसे लग रहा हो कि ये कर लूं या वो कर लूं, कहीं फॉरेन चला जाऊं तो क्या मेरे लिए सही होगा, नहीं सही होगा। कई बार ना हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं इन चीजों में कि हमें क्या करना चाहिए। या कई बार हमारे क्लोज रिलेशन में बहुत ज्यादा तनाव होता है। उस तनाव के चलते हमारा जीवन सही नहीं चल रहा होता है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही होती है हमारे माइंड में। हमारे रिश्तों में खींचातान चल रहा होता है। हम इस वजह से भी बहुत परेशान होते हैं। अब क्लोज रिलेशन है, छोड़ भी नहीं सकते और रह भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, ताकि हम जान पाए कि ऐसा कौन सा कार्मिक अकाउंट हमारा है कि बार बार हम आपस में टकराते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो क्या कोई उसका सलूशन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? तो उसके लिए भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। या कई बार बच्चों की शादी नहीं हो रही होती है, हम बहुत खोज रहे होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जैसे मांगलिक दोष भी होता है। जैसे कोई लड़का मंगला है या लड़की कोई मंगली है, तो उसमें भी ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही होती है। कई बार लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि उम्र ज्यादा हो जाए लड़की या लड़के की तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। या फिर
पेड़ से शादी करा दें, किसी देवता से शादी करा दें और उसके बाद फिर हम उसकी शादी कर दें, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा। इस तरह से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो क्या करें, कुछ ऐसा कर लें। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल चल रहे हों कि सही होगा नहीं होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है। या फिर किसी के बच्चे ना हो, मतलब बच्चे हों ही ना शादी के बाद, और वो दाम्पत्य बहुत परेशान हो, प्रेगनेंसी ना हो पा रही हो, या मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हों, तो इसको कैसे ठीक करें, या ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वैसे तो लोग बहुत सारे पूजा पाठ कराते रहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि हमें पता कुछ नहीं है कि ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक ऐसे होते हैं कि हवा में तीर मार रहे होते हैं। कोई कहेगा इनकी पूजा करो, कोई कहेगा उनकी पूजा करो, ये कराओ वो कराओ। अब कभी हो जाता है कोई चमत्कार, कहीं पर कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में भी लोग परेशान होते हैं कि खर्चे पर खर्चा हो रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है कि हमें एटलीस्ट पता चल जाए, यही पता चल जाए कि हम अगर कुछ भी कर ले पर हमें इस जीवन में नहीं है वो सुख, संतान सुख, तो भी हर कोई अपने मन को मना के बैठ जाए कि फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है। या फिर कहीं पर शादी की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने दो चार रिश्ते देखे, चाहे वो बेटा की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो या फिर बेटी की शादी हो। अब तीन चार रिश्ते आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, या दो रिश्ते आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि इस दो में से इसमें करें या उसमें करें, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा मेरी बेटी के अकॉर्डिंग या बेटे के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग कराते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। और ऐसा भी हुआ है कि उसमें से किसी रिश्ते को ना अपनाने के लिए भी स्पिरिट गाइड के थ्रू कहा गया है, कोई और ही रास्ता दिखाया गया है। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना चीजें बिल्कुल सही आती हैं। क्यों? क्योंकि आप ही उसे देख रहे होते हैं और आप हमें बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। कई बार हमें भी दिख जाती हैं चीजें। अगर इंट्यूशन पावर किसी की तेज हो तो वो भी देख सकता है इमेजेस वगैरह। आपको तो दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि आप ही ट्रांस में उतरे होते हैं। इधर से हम कमांड कर रहे होते हैं, उधर आप ट्रांस में उतरे होते हैं। ट्रांस में जाना बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रांस में जाने में आती है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने में तो जरा भी खटपट आपके घर में हो जाए तो आप तुरंत उससे बाहर निकल जाएंगे। जो जाना होता है ट्रांस में, सारा एफर्ट दोस्तों उसी में लगता है। ये तो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और फिर हम बात कर रहे हैं कि रेकी। रेकी क्या होती है? रेकी जो है एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है इलाज की, किसी भी तरीके का। जैसे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा चंचलता है उनमें, इतना ज्यादा कि संभालना मुश्किल है, तो उन बच्चों का भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, अब उस छोटे बच्चे का तो नहीं किया जा सकता। 18 साल से जो बड़ी एज के होते हैं उनका ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, 18 साल से नीचे वालों का नहीं किया जाता। लेकिन रेकी छोटे बच्चों का भी किया जाता है। जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उन बच्चों का भी किया जाता है। अगर आपके घर में कोई आनुवांशिक हिस्ट्री है, कोई हायरार्की है किसी भी तरीके की, जैसे कई घरों में आपने देखा होगा कि सभी लोगों के, मैक्सिमम लोगों के पास एक ना एक बेटा या बेटी ऐसे होते हैं कि, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक फैमिली जिसमें उनके 4-5 भाई हैं वो, और जो 4-5 भाई हैं उनके जो पिताजी हैं उनके भी वो भी 2-3-4 भाई हैं।
तो उनमें से ज्यादातर लोगों के पास 2-4 लोगों को छोड़कर किसी के पास बेटा या बेटी, जैसे बड़े वाले हैं उनके पास एक बेटा, ऐसा है 3 बेटे हैं, 3 बेटे में से सबसे छोटा वाला बेटा चलता है फिरता है सब ठीक है, लेकिन उसका जो माइंड है वो थोड़ा कम काम करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई उसकी नहीं हो पाई इसी वजह से। तो पता चल जाता है कि कहीं कमी है। उसके बाद उनके सेकंड नंबर के भाई को छोड़कर सेकंड नंबर का भाई का फैमिली ठीक है, थर्ड नंबर वाले के पास एक बेटी है जिसका माइंड तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिजिकल जो बॉडी है वो चल फिर नहीं सकती, बैठी रहती है, और अब तो शायद आई थिंक उसने शरीर भी छोड़ दिया है। तो थर्ड नंबर वाले के पास एक ऐसी बेटी थी। फिर फोर्थ नंबर वाले के जो भाई हैं उनके पास 2 बेटियां, और फिर उसके बाद जैसे एक बेटा है, तो एक बेटा ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल उसे बिल्कुल ही माइंड ब्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाया। शुरू में बच्चा ठीक था, लेकिन उसका जो गला है, जैसे आपने देखा होगा ना कि 4 महीने पर जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे सर उनका एकदम ऐसे ऐसे करके वो देखते होते हैं, उनका जो गला उतना संभालना पड़ता है पर थोड़ा कम कम संभालना पड़ता है, और उसके बाद फिर 6-7 महीने में 8 महीने में तो फिर उनका सर जो है वो गला जो है पूरी तरह से संभल जाता है। लेकिन उस बच्चे का 9 महीने में भी 9 मंथ में भी गला संभल नहीं पाया। तो शुरू में समझ में नहीं आया, फिर उसे डायरिया वगैरह हो गया, तो बहुत सारा इलाज, एम्स तक इलाज हुआ। वो बच्चा धीरे धीरे पता चला कि उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, वो ऑन बेड ही रहा, कभी खड़ा नहीं हो पाया। और अब तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया है, आई थिंक 10 इयर्स से ऊपर चल रहा है, तो उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए हैं, वो नहीं जानता दुनिया, ना माँ ना बाप जानता है, बस एक वाइब्रेशन पहचानता है, अपनी माँ को देख के खुश खुश होता है, लेकिन वो हंसता नहीं है। एक थोड़ा सा हलचल हो जाती है ना बॉडी में कि हाँ थोड़ी सी खुशी उसको ऐसे ऊपर ऊपर आती है, वो महसूस होता है। तो ये हायरार्की होती है, उनके घर में और भी ऐसे बच्चे होंगे, उनके जो ये जो भाइयों की हम बता रहे हैं, इनके जो पिताजी हैं उनके भी कई भाई हैं, तो उनके यहाँ भी होंगे, है ना। ये तो जो मेरे सामने हैं और जो मैंने देखा है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे हायरार्की होती है किसी घर में, तो अगर ऐसी कोई हायरार्की आपके घर में भी है और आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो उस हायरार्की का असर उस होने वाले बच्चे पर ना हो, ना माइंड के लेवल पे और ना मेंटल लेवल पे ना फिजिकल लेवल पे। तो इसके लिए भी आप रेकी करा सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हैं, पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि ये होने वाला बच्चा कैसा है। रेकी से आप उसका इलाज कर सकते हैं कि वो बच्चा वैसा ना हो, नॉर्मल बच्चा हो, नॉर्मल हो, और लोग कराते हैं और असर भी आता है। जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी जिनके घर में कोई हायरार्की तो नहीं थी ऐसी, लेकिन थोड़ी सी 2 बेटियां थी उनकी, और थोड़ी एज उनकी 40 एवव हो गई थी, तो उन्होंने कंसीव किया था बेटे के लिए। उसके पहले जैसे कंसीव नहीं हो पा रहा था तो उन्हें इलाज वगैरह भी कराया था डॉक्टर से, और फिर कंसीव हुआ था, तो 40 एवव थी। तो ऐसे में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेंटल टेस्ट कराना है बच्चे का, कि जो होने वाला बच्चा है उसका माइंड ठीक है या नहीं ठीक है। तो मेंटल टेस्ट होने के लिए बॉम्बे वगैरह में जाते हैं, टेस्ट जाते हैं, तो यहाँ से उनका टेस्ट लिया गया और भेजा गया, तो वहां से आया कि कुछ टॉक्सिन, कुछ पॉइजन रिलीज हो रहा है माइंड में, मतलब बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, माइंड के लेवल पर रिलीज होना शुरू हुआ है। फिर उन्होंने पीजीआई दिखाने गई, उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि पीजीआई चली जाइए आप, तो वो पीजीआई गई, तो उन्होंने कहा कि इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो शायद इंग्लैंड वगैरह जाता है, तो उसका उन्होंने कुछ बताया कि 2 हफ्ते कुछ ऐसे लग जाते हैं,
और एक टेस्ट उन्होंने और बताया, ऐसे 2 टेस्ट बताए कि एक टेस्ट पहले हम कराएंगे, अगर उसमें कुछ चांसेस होते हैं तो फिर हम दूसरा भी करा लेंगे। तो दूसरा कराने के लिए फिर वो जो एक इंजेक्शन डाला जाएगा जो माँ के पेट से होते हुए बच्चे तक पहुंचेगा, उसमें ये रिस्क था कि बच्चा मिसकैरेज भी हो सकता है, अगर उसको इंजेक्शन जाता है हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो, दोनों चीज था। तो पहले ये था कि पहले वो वाला कराया जाए जिसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो उनके तो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उन्हें चक्कर सा आ गया, तो उनके हस्बैंड ने कहा घर चलते हैं, तो वो घर आ गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या करें अब इसमें, अब वो तो एक जैसे लगता है ना स्टडी हो रही है कि देखें कैसा है बच्चा, कितने हफ्ते का है तो कैसा है, तो वो एक स्टडी, उनके हस्बैंड ऐसा बोल रहे थे कि तो स्टडी हो गई ना कि पढ़ाई करेंगे सब। तो उन्होंने रेकी करानी शुरू की कि रेकी कराते हैं और बच्चा ले आते हैं इस संसार में, अब फिर जो हमारी किस्मत में होगा देखा जाएगा। उन्होंने बहुत हिम्मत करके और इसको इस डिसीजन को लिया कि उन्होंने रेकी कराई, और उस बच्चे के जन्म होने तक रेकी की गई। मतलब वो बच्चा उस टाइम पर 3.5 महीने का था, 3.5 मंथ का, और वो उसके बाद 9 मंथ में वो बाहर आया, और तब तक उसकी रेकी कराई गई। उसके बाद जब वो आ गया उसके बाद भी उसकी रेकी जारी रखी गई। आज वो बच्चा 3 साल का हो गया है, उसका एडमिशन हो गया है, नॉर्मल है। मतलब वो चीज जैसे वो हो गई कि रुक सी गई, मतलब रेकी एक इलाज है, इसको इलाज के काम में लगाया जाता है, और जो है ये कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं रेकी के। तो रेकी जो है वो हर उम्र के लोगों के लिए है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है तो वो हम 70-80 के ऊपर वालों का नहीं करते, और अगर कोई चाहे वो 25 इयर्स का ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत बीमार है तो हम उसका भी नहीं कर सकते। लेकिन रेकी जो है वो एक इलाज है, इससे इलाज किया जाता है, इसलिए इसे हर किसी के लिए अप्लाई किया जाता है और बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। दोस्तों, तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि रेकी क्या है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेकी में आपको कोई दृश्य इमर्ज नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपकी रेकी कर रही हूँ तो मुझे कोई दृश्य इमर्ज हो सकता है कि ये कारण क्यों, ये जो आपके साथ प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है, लेकिन निवारण उसका वही है। जो रेकी का जो उसका निवारण किया जाएगा, कारण कुछ भी हो पर निवारण उसका वही है, रेकी करना। आप दोस्तों रेकी सीख सकते हैं, रेकी सेकंड लेवल सीख सकते हैं, थर्ड लेवल सीख सकते हैं। फर्स्ट लेवल मेरा फ्री है, तो फर्स्ट लेवल अभी हम शुरू करेंगे। अभी ठंड बहुत थी जिस वजह से शुरू नहीं की गई, ताकि थोड़ा ठंड कम हो जाए तो हम इसे शुरू करेंगे। और फर्स्ट लेवल फ्री होने के कारण आप सब इससे जुड़ सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल फ्री करने के बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पेड है। तो फर्स्ट लेवल में सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है और सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग सिखाई जाती है। तो रेकी जो है आप किसी भी फोबिया के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई इमोशनल इशू हो, ब्लॉकेज हो, ये जो है सेफ है। हर तरीके से रेकी सेफ होता है। और दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट भी इसमें लिख के रखी है कि जिससे आपको कोई भी जैसे पॉइंट छूटने ना पाए, कि रेखी जैसे मान लीजिए आपको कोई अकारण डर आ रहा हो, जैसे बैठे हैं आप, कोई पास की थॉट्स आ रही हो और उससे आपको भय उत्पन्न हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, उधर से ट्रेन आ रही है, तो कई बार लोगों के ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाएं तो, ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाएं तो, ऐसे थॉट्स आती जैसे कोई पुश कर रहा हो उनको, है ना। ऐसे थॉट्स हमारे रिपीटेड टाइम आने लगती है। जैसे अगर हम छत पे ऊपर खड़े हों तो कूद जाएं तो, जंप कर दें तो, जंप लगा दें तो, ऐसे थॉट्स आती है। या फिर
जैसे हम ट्रेन में चल रहे हों और बीच में रिवर वगैरह आ जाती है, तो अगर हम कूद जाएं तो, या कोई सामान उठाकर फेंक दें, तो अगर मोबाइल उठा के फेंक दें तो वो मिलेगी नहीं, ऐसे करके ये थॉट्स विकृत थॉट्स है, ये पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। लेकिन जो हमारे आसपास का जो आजकल का जो वातावरण चल रहा है इस समय धरती का, वो लो वाइब्रेशन पे है, जिसके कारण ये थॉट्स हमें कहीं ना कहीं हिट करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस थॉट्स को क्रिएट किया जा रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट होकर, कोई किसी वजह से, कोई रिश्ता ना निभाने पाने के कारण किसी को लगता है कि वो अब इस दुनिया में ना रहे, वही सबसे इजी है। लोग मरना इजी समझते हैं, जीना डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि जब हम जीवित होते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस इतने टफ नहीं होते हैं, अगर आप उन्हें छोड़ भी दें कि अपने आप ही क्रॉस हो जाए, तो वो अपने आप ही क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ करना है इन चैलेंजेस में। ये जो करने का भाव आता है ना, कर्तापन, ये हमें बहुत भारी करता है। हमें लगता है कैसे होगा, कैसे होगा। आपने देखा होगा कि कितनी सारी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, वो टाइम भी कभी प्रेजेंट था, वो बीत गया, वो बीतने के बाद ये आज का टाइम प्रेजेंट होगा, ये भी तो हिस्ट्री बन जाएगा। हर चीज हिस्ट्री में शामिल हो जाती है, पीछे चली जाती है, तो हर चीज होती चली गई ना। कहीं कोई चीज रुकी, चाहे कोई कोई भी समय चल रहा हो, रुकता नहीं है, वो चेंज होने के लिए ही आया है। बस थोड़ा सा अगर हम पेशेंस ले लेते हैं, तो उससे जो लड़ने की ताकत हमें चाहिए, वो हमें मिल जाती है। जो हमें कुछ करना है, जो ये हमारे अंदर भाव आता है, ये हमें भारी करता है। जो भी चीज आपको भारी करे, उसको थोड़ा सा लाइट कर दीजिए। करना है, करना है। और अगर आपको लगता है कि आप कर नहीं पा रहे हैं या हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसे छोड़ दीजिए। कुछ चीजें ना करने में भी करना ही होता है, हर चीज को करना ही नहीं होता है, कुछ नहीं भी करना होता है। तो अगर आपको थकान, तनाव, असंतुलन, असंतुलन किसी भी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हम इम्बैलेंस होते ही होते हैं। और जहां हम इम्बैलेंस होते हैं, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे स्टूडेंट हैं, जब वो घूमते हैं तो ज्यादा ही घूमने लगते हैं, कोई पढ़ रहा है तो ज्यादा ही पढ़ रहा है, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा था पढ़ने में और फ्रस्ट्रेट हो गया, ये डिप्रेशन में चला गया, ये क्या है? ये इम्बैलेंस है। तो जो रेकी है, जैसे बच्चे अपने पे ध्यान नहीं दे पाते, तो पेरेंट्स को देना चाहिए, तो रेकी करके हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। जो उनका इम्बैलेंस हुआ है, वो बैलेंस कर दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन होते हैं, स्टडी होता है, उन्हें करियर का भी सोचना होता है, कई बार दोस्तों का बहुत प्रेशर होता है और वो हमसे शेयर नहीं कर पाते। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अगर आप रेकी कराते हैं, या सीख कर भी अगर आप अपने बच्चे का करते हैं, तो उसकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, क्योंकि आप अपनी भी रेकी करेंगे। पहले हम खुद को ठीक करेंगे, तभी तो हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। हम बीमार रहकर दूसरों को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा। तो दोस्तों, रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर आप रेकी करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कहीं दर्द है तो वो दर्द कम हो जाएगा। आप अगर केवल एक सेशन भी लेते हैं, तो उससे ही आपको इसका इफेक्ट समझ में आने लगेगा। तो फर्स्ट लेवल फ्री है, उसमें सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी, और सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग सिखाई जाती है। फोर्थ लेवल मास्टर लेवल होता है, और फिफ्थ लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल होता है, और सभी का शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट होता है। एक ग्रैंड मास्टर लेवल के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो अपना कोर्स बना सके। तो अगर आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंचते हैं,
तो आप अपना एक सेट ऑफ कोड्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे सीखिए, आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। पीएलआर और रेकी दोनों एक ऐसी सेफ प्रक्रिया है, बिल्कुल सेफ है। इसमें आपके कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हैं ना हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक सेफ प्रक्रिया है। दोनों का मैंने फर्क भी बताया आप लोगों को कि क्या फर्क है दोनों में, पीएलआर में और रेकी में। तो आप इसे सीख भी सकते हैं। पीएलआर पूरा एक ही कोर्स होता है, जैसे रेकी है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल होता है। रेकी के कई लेवल होते हैं अलग अलग, और फर्स्ट लेवल को छोड़कर बाकी सारे लेवल पेड होते हैं। लेकिन जो पीएलआर होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो पूरा एक ही कोर्स होता है। उसका एक ही सीखने का एक ही चार्ज होगा। जो रेकी है उसके चार्जेस अलग अलग हैं। सेकेंड लेवल के अलग हैं, थर्ड लेवल के अलग हैं, फोर्थ लेवल के अलग हैं, फिफ्थ लेवल के अलग हैं। तो जब फर्स्ट लेवल किया जाएगा तो आपको सेकेंड लेवल के चार्जेस बताए जाएंगे, थर्ड लेवल के बताए जाएंगे। वैसे सेकेंड और थर्ड एक साथ सीखना अच्छा होता है, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। तो जब भी लोग सीखते हैं तो सेकेंड और थर्ड लेवल एक साथ सीख लेते हैं, ठीक है। और मास्टर लेवल में बहुत सारे सिंबल आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें साइकिक सर्जरी भी सिखाई जाती है कि अगर कोई माइंड से डिस्टर्ब है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो माइंड से डिस्टर्ब किस वजह से, मतलब कि उस जो माइंड से वो डिस्टर्ब है उसे कोई डिप्रेशन है या कोई और वजह है उसकी लाइफ में जिससे वो डिस्टर्ब है, चल रहा है। क्योंकि दो दो चीजों को आप देखेंगे ना, सिमिलर सी होती हैं। जैसे हेलुसिनेशन होता है, तो एक तो होता है कि व्यक्ति कुछ माइंड में बैठ के सोच रहा है और उसे कुछ फील होने लगा। एक होता है कि उसे सच में कोई लोग दिखने लगते हैं, कोई इसे मारने आ रहा है ऐसे करके, एक होता है। तो दोनों सिमिलर होते हैं पर होते बिल्कुल अलग हैं। एक का मेडिकल इलाज है, एक का मेडिकल इलाज नहीं है। तो इस तरीके से हम इसमें रेकी में सीखते हैं इस चीज को कि कैसे हम पता करें। तो ये थर्ड लेवल में होता है। तो जब आप सीखेंगे तो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमारे कमेंट में आया था। क्योंकि वीडियो दोस्तों मैं बार बार नहीं बना पाऊंगी, तो एक ही वीडियो में मैं सोचती हूँ कि कुछ चीजों को मैं कवर कर दूं, ताकि वो जो बहन और भाई हैं जो ये क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने, तो उनको इसका आंसर मिल जाए। तो जैसे उन्होंने सुना होगा वीडियोस में ये तंत्र विद्या वगैरह होती है, और उन्होंने ये सुना होगा 5 विकार होते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने ये कहा कि 5 विकार, उन्होंने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये होते हैं 5 विकार। और इसके छोटे छोटे रूप होते हैं, जैसे आलस्य है, अलबेलापन। अलबेलापन मतलब लापरवाही, कोई भी काम को लापरवाही से करना, शुरू तो किया बीच में छोड़ दिया, लापरवाही। कोई कोर्स शुरू तो किया पर उसको कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीशन तक पहुंचाया नहीं, इसे बीच ही में छोड़ दिया, इस तरीके से लापरवाही। कोई सामान उठाया और वहां रख दिया, करने का मन होता है कि कर दे, लेकिन उस अलबेलेपन में, लापरवाही में वो चीजें छूट जाती हैं, है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5। और बाकी जो छोटे छोटे रूप में ईर्ष्या है, जलन है, अलबेलापन है, लापरवाही है ना, ये आलस्य है, जिस टाइम हम उठना चाहते हैं उठ नहीं पाते हैं, कल बहुत नींद आती आएगी तो बहुत नींद आएगी और नहीं आएगी तो पूरी रात जगेंगे। ये भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, असंतुलन, डिसबैलेंस हो जाता है। इसको भी बैलेंस करता है रेकी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं बैलेंस करेगा, रेकी बैलेंस करेगा आपको। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में रीजन पता चलते हैं और सोल्यूशन भी पता चलते हैं कि क्या करें अब हम, और उसके बाद उस सोल्यूशन पे हमें काम करना होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। रेकी में हम इसे बैलेंस करवा भी सकते हैं किसी को जो रेकी सीखा है, पैसे देकर, और नहीं तो हम सीख कर खुद भी कर सकते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि हमने तो सुना है यही 5 विकार होते हैं,
फिर जो और वीडियोस में लोग बताते हैं कि इनके पैरों में कोई जिन था, कोई भूत था, या इनके घर में कुछ है, जो इनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी सोल का अगर प्रभाव होता है ना किसी घर के ऊपर, तो उस घर की ना सारी प्रोग्रेस रुक सी जाती है। जैसे घर में बच्चे नहीं पैदा होंगे होंगे तो विकृत पैदा पैदा होंगे, डिसबैलेंस होगी उनकी मेंटल हेल्थ, या ये इमोशनल हेल्थ, या फिर फिजिकल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ तो हमें दिखती नहीं है। एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो घर में कला कलेश बना हुआ है, तो वो इमोशनल हेल्थ होती है। तो उस घर में प्रोग्रेस रुकी होती है, जॉब नहीं लग रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हुआ रहता है, तो प्रभाव होता है। तो उनका ये कहना था कि हमने तो सुना है कि यही 5 विकार होते हैं, फिर ये सब क्या है? ये सब भी क्या माया है? ये सब भी क्या माया के रूप हैं? तो वो जो बहन और भाई हैं, मैं उनको भी आंसर दे रही हूँ, और आप सब भी इस आंसर को सुन सकते हैं कि जो जिनको शरीर नहीं मिला है, जैसे मान लीजिए मेरा किसी से कोई जैसे हम हैं और मेरी बेटी है या बच्चे हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट है जिससे हम रिश्ते में आ गए। अगर मेरा शरीर छूट जाए या किसी सामने वाले का शरीर छूट जाए, तो उससे हमारा कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं हो जाएगा, वो पूरा होगा। अब वो शरीर में रह के भी पूरा कर सकते हैं और शरीर के बिना भी पूरा रह कर सकते हैं। जैसे, तो वो भी तो अगर मान लीजिए कोई कार्मिक अकाउंट है, तो इन्हीं 5 विकारों के प्रभाव से ही तो होता है ना? लालच के कारण कोई ना कोई प्रभाव हो जाता है। जैसे लालच होता है संग्रह करने का, कोई चीज कलेक्ट करने का। मैंने कितना देखा है लोगों को कि पुराने सामानों से बहुत अटैचमेंट होती है, नया ले तो आते हैं, पुराना बाहर नहीं कर पाते। मैंने मैं एक घर में गई थी, एक लाइटर जिससे गैस चलाते हैं, वो लाइटर खराब हो गया था। तो उनके हस्बैंड ने कुछ टाइम बाद मेरे सामने ही, इत्तेफाक से हम पहुंचे तो एक नया लाइटर लेके आए थे, करीब महीने भर बाद, महीने भर पहले खराब हुआ था, तो माचिस से चलाया जाता था। अब जैसे उनकी जो पत्नी है जो, तो उन्होंने सोचा कि अभी पुराना वाला लाइटर तो वैसे भी खराब है, तो इसे फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो डालने गई तो उनके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं फेंको नहीं, रखो, बनवाएंगे। तो महीने भर से तो वो बना नहीं और वो नया भी आ गया, और फिर वो उसे भी रखना चाह रहे हैं। तो पुराने सामानों को कलेक्ट करना नहीं चाहिए कभी भी, अगर वो हमारे काम के नहीं है तो। और काम के नहीं होते पुराने सामान, आपको पता है नए सामान चले आते हैं। अगर आपने पुराना कुछ कराया है, मान लीजिए कोई कीले वगैरह हैं, कुछ तार वगैरह हैं, आपने लगवाया हो, सपोज बच गया वो, आप सोचेंगे चलो रख देते हैं, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। आपने उठा के कहीं उसे सेफ रख दिया, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बीते, आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपने इसे कहाँ रख दिया, और जब आपको जरूरत होगी तो नया खरीद के आ जाएगा। तो अगर किसी को जरूरत हो तो कहीं दे दीजिए उसे, लेकिन अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी जो सामान है पहले से रखे हुए, उसे निकाल के हटा दीजिए। ये एक लालच, ये मोह होता है, ये लालच नहीं होता, ये मोह होता है। लालच होता है कि हमें कार की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमें कोई अगर ऑफर कर दे तो हम तुरंत हाँ कर देते हैं। ये लालच होता है कि हमें जरूरत नहीं है उस चीज की जो हमें मिल रही है, हम मना भी कर सकते हैं, लेकिन लालच के कारण हम हर चीज लेते रहते हैं कि हमें चाहिए। लालच होता है कि मिला तो ले लिया, पर जब देने की बारी आई तो हमें लग रहा है कि हम दे नहीं सकते, जबकि हमारे पास है, हम दे सकते हैं, पर हमें देने के नाम पे लगता है कि हम दे नहीं सकते। फिर ऐसे लोगों को कहा जाता है ना कि लेने को तो ले लेते हैं पर देते नहीं है। तो ये लालच हो जाता है, बचाना अपना, जबकि वो बचता नहीं है। जो ना बचने वाली संपत्ति होती है, जब हम उसे बचाने लगते हैं तो वो फिर कहीं ऐसी जगह यूज होगी, जैसे गिर जाएगी, खो जाएगी, चोरी हो जाएगी, जिसमें आपका कोई पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, और वो ऐसे ही चली जाएगी। जैसे होता है ना, कहीं 1,000 अगर किसी का गिर जाए तो वो सोचेगा कि वो 1,000 में किसी बच्चे को दे देता, किसी गरीब बच्चे को दे देता, कुछ गरीब बच्चों को मैं आइसक्रीम खिला देता, कुछ खिला देता, तो मेरा पुण्य बन जाता। पर अभी तो वो गिर गया, अभी तो मेरा तो कुछ भी नहीं बना ना। तो ऐसे हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो होता है कि ऐसे लालच में है और उसका शरीर छूट गया,
तो शरीर छूटा है, उसका लालच तो नहीं खत्म हो गया। फिर उसके वशीभूत होकर वो काम करेगा अब, है ना? वो कुछ करेगा उस लालच के वशीभूत होकर। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रोधी आत्मा है, जैसे मान लीजिए कि क्रोध है उसके पास और किसी वजह से उसका शरीर खत्म हो गया, तो उससे उसका क्रोध नहीं खत्म होगा। तो शरीर जब खत्म होता है तो कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, मतलब हमें कुछ याद तो नहीं रहता, पर वो जो विकार है ना वो मेरे अंदर ही होता है। तो आपने देखेगा कहीं अचानक से आग लग गई है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, अनायास हो गया, तो वो जो क्रोधी है जो कि बिना शरीर का है, तो उसे गुस्सा आता रहेगा और वो काम वो करता रहेगा, कुछ ना गड़बड़ गड़बड़ कुछ करता रहेगा। किसी कोई अचानक से गिर जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे गिर गया, है ना? तो वो क्रोधी है तो वो अपना काम उसी के वशीभूत होके करता रहेगा। अब कोई कामी है ना? तो अब जैसे वो शरीर में है तो अपने अपोजिट जेंडर वाले को वो गलत नजर से बार बार देख रहा है, लेकिन अगर उसका शरीर छूट गया तो फिर वो शरीर छूटने से उसका विकार नहीं खत्म हो गया, वो किसी पर भी जाकर हावी हो सकता है और उसे वो उसकी लाइफ को वो नर्क बना सकता है। तब फिर लोग ठीक कराने के लिए भागते हैं। तो ये भी तो विकारों के वशीभूत ही होकर तो करते हैं। केवल हम बॉडी देख रहे होते हैं ना कि हमारे पास बॉडी है, तो उससे हम 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, नहीं। हम 5 विकारों के वशीभूत तब भी होते हैं जब हम बिना बॉडी के होते हैं। मतलब इस बॉडी में रहकर हमने जो कुछ काम किया है, अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो उस इमोशन को हम कैरी करते हैं और उसी इमोशन में हम पूरा जीते हैं। वहां बिना शरीर के हमारे पास चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये संस्कार कहलाते हैं। इन संस्कारों को चेंज करने के लिए केवल और केवल हमें ये बॉडी चाहिए, तब हम चेंज कर सकते हैं। और तब हम उस चेंज करने के स्वरूप में, और हमारा शरीर छूट गया तो वो जो हमने चेंज किया है वो इनहैंस हो जाएगा, मतलब वो आगे बढ़ जाएगा। जो हम यहाँ इतना एफर्ट डाल रहे हैं चेंज करने के लिए, मान लीजिए हम क्रोध में हैं और हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, हम अच्छा बोलें, हम मीठा बोलें, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर हमारा शरीर छूट गया तो वो इनहैंस हो जाएगा, वो हमारी शांति और आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो सोल होती है वो किसी का नुकसान नहीं करती। लेकिन इस शरीर में रहकर अगर हमने कोई एफर्ट ही ना डाला हो इस पर, हमने यही ना समझा हो कि ये जो हमारा क्रोध है ये हमारे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर रही है, तो फिर हमने कुछ किया ही ना हो और हमारा शरीर छूट गया, तो यही क्रोध इनहैंस हो जाएगा, मतलब और ज्यादा हो जाएगा। और उस जोन में, इस शरीर में रहकर तो हमें कुछ याद भी रहेगा कि अरे भाई इतना गुस्सा आ रहा है तो बच्चे को इतना मत मार दो कि उसका सर फट जाए, क्योंकि उसका भी इलाज फिर हमें ही कराना है और अगर कुछ हो गया तो हमें ही जिंदगी भर उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। तो इतना होश रहता है। लेकिन अगर शरीर छूट गया ना तो हमें ये भी होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पर कोई होश नहीं होता। जब तक उसे दूसरा शरीर न मिल जाए तब तक उसे कुछ भी होश नहीं रहता। दोस्तों, ये इतना डेंजर हो सकता है। तो इसी शरीर में रहकर हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना ही है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई कामी है तो उसे पवित्रता के संकल्प लेने होंगे। अगर कोई क्रोधी है तो उसे शांति के संकल्प लेने होंगे कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। इसका भी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे शाम के टाइम पर। अगर कोई लोभ में है, लालच, अपने आप को चेक करना है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपको दूसरों को कुछ नहीं बताना। जब शो होता है तो हमें कहीं शर्म आती है या हेजिटेट होता है, पर आप दूसरों को नहीं बताना। अपने अंदर चेक करना है कि लालच आ रहा है तो इसका जो अपोजिट है कि मैं बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, समृद्ध हूँ, है ना? और काम, क्रोध, लोभ, और एक आया मोह, है ना? मोह का क्या होता है कि हमें किसी शरीर, किसी स्वरूप से मोह होता है, अपने आप से होता है, बच्चों से होता है, खासतौर पे पति पत्नी का होता है, माँ बाप से होता है। तो किसी शरीर से होता है। वो शरीर तो एक दिन जल जाएगा, चिता पे चढ़ना है। अब कोई जल्दी चला जाए, कोई बाद में, कोई देर में जाए,
है ना। कई बार बच्चा पहले चला जाता है, माँ बाप तो यहीं रहते हैं, पर शरीर तो खत्म हो गया। पर शरीर को जो चला रही थी वो सोल, वो स्पिरिट, वो तो अभी भी है ना। तो उस स्पिरिट से प्यार होना चाहिए, उस शरीर से नहीं। उस शरीर से ही प्यार होने के कारण हम बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन उस शरीर को जो चला रही है स्पिरिट, वो सोल, उससे जब हम प्यार करेंगे तो हम इतना ज्यादा रोएंगे नहीं, क्योंकि वो अभी भी है। वो आज मेरा नहीं है, वो आज किसी और के साथ है, पर वो अभी भी है, उसके कल्याण की हम भावना रखेंगे। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और एक हो गया अहंकार। अहंकार किस चीज का होता है? किसी की अच्छी जॉब हो जाए, किसी को सुंदर शरीर मिल जाए, किसी को सुंदर मतलब अच्छी पढ़ाई मिल जाए, किसी के कोई धनवान हो, इन्हीं सब चीजों का, या कोई काम आपके द्वारा हो रहा हो, जैसे आपने कहीं बहुत दान कर दिया हो, या आपने बहुत समाज का आप सेवा कर रहे हो, तो भी हमें अहंकार होता है। हम कुछ भी जब करते हैं तो हमें अहंकार होता है, और हम कुछ नहीं भी करते तो भी एक अहंकार हमारे पीछे चल ही रहा होता है कि मेरे सामने कोई नहीं है, सब मेरे पैरों के नीचे हैं, ऐसे करके। तो इसका जो अपोजिट होता है वो निमित्त भाव होता है। निमित्त, कि मैं कोई नहीं हूं, मैं एक माध्यम हूं इसको करने का। ये काम होना था मेरे बिना भी, पर मैं बीच में आ गया तो इसका पुण्य मुझे मिल गया। क्या संकल्प करेंगे? ये काम होना था मेरे बिना भी, लेकिन मैं बीच में आ गया तो अब इसका पुण्य मुझे मिल गया। अगर कोई और बीच में आ जाता मेरे जगह पर, तो इसका पुण्य उसे मिल जाता। जैसे नल होता है, नल में पानी आता है, नीचे बकेट होता है, पाइप लगा होता है, तो पाइप क्या है? निमित्त है। उस पाइप के थ्रू वो पानी आ रहा है। बस वो पाइप क्या है? वो एक माध्यम है पानी वहां तक पहुंचाने का। तो हम एक पाइप का काम कर रहे होते हैं, तो इसको इसको बार बार रिपीट करना होता है। दोस्तों, ये जो अहंकार है ना, ये अपना फन बार बार उठा रहा होता है, लेकिन हम इसे बार बार समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको घृणा की नजर से देखें, कभी भी नहीं। क्योंकि ये संस्कार भी कहीं ना कहीं मैंने ही अपनाए हैं कई जन्मों से। तो कभी भी इसको नफरत की नजर से नहीं देखना होता है, बल्कि इसको समझाना होता है बार बार कि नहीं, हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं। तो आपको पांचों विकार जो होते हैं उसका जो रिप्लेसमेंट है वो हमने बता दिया। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाती है तो सुनने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रेकी दोनों के बारे में हमने आपको बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका होगा, आपके जीवन में चल रही करंट में कोई भी समस्या है, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी, अगर आपके बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, या लाइफ में बहुत क्राइसिस हैं, बच्चे आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े हो गए हैं बच्चे और वो आपको नहीं पूछते, और आपको इसका बहुत बड़ा दुख लगा हो, या फिर बच्चे छोटे हैं और बहुत ज्यादा चंचल हैं, तो आप उनका रेकी भी करा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन 18 से पहले नहीं होता। अगर छोटे बच्चे का पास्ट लाइफ कराना होगा तो फिर छोटा बच्चा नहीं पास्ट लाइफ करा सकता, पर उसके पेरेंट्स करा सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, आप इन सब चीजों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी, रेकी के लिए भी। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो इस क्लास के बाद वो क्वेश्चन भी आप अराइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बिल्कुल खुलकर पूछिए, बिना संकोच पूछिए। क्योंकि आप जब संकोच में रहकर पूछेंगे तो अपने क्वेश्चंस को ठीक से पूछ नहीं पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं है, सुनने वाले लोग क्या सोचेंगे कि कोई ये क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मत सोचिए। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते होते तो हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे पूछ लेना चाहिए। आप भले अपनी वीडियो ऑफ रखें और आप पूछ लीजिए। आपको ये नहीं सोचना है, आपको वहां कोई नहीं जान रहा है कि आप कौन है, तो आप जरूर अपने क्वेश्चंस को पूछिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा आंसर मिल जाए जो सबके काम आ जाए। तो आप तो निमित्त हो गए, माध्यम हो गए उन सारे आंसर्स को और लोगों के पहुंचाने तक। तो ये भी तो आपका एक पुण्य का खाता बन गया ना, पुण्य मिल गया आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा और आंसर सबको मिला। तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना है, कराना है या सीखना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर है। और फर्स्ट टाइम ही अगर आप किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम,
तो भी आप उसको ट्रांस पे लेके चले जाएंगे, इसकी गारंटी है पूरी तरीके से। आप एक बार सीखेंगे और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम करेंगे आप उसे लेके चले जाएंगे। इसकी विधि इतनी सुंदर है, तो आप इसे सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसकी प्राइस पूछ सकते हैं, कॉस्ट इसका पूछ सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि रेकी का फर्स्ट लेवल हम शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा और रुक चाहिए। थोड़ी सी ठंडक कम होने से सुबह का भी टाइम लोगों के पास होगा, तो मैंने सोचा है कि जो फर्स्ट ये अभी जो शुरू करेंगे तो ये सुबह शुरू करेंगे और एक बार फिर हम इसे शाम को भी शुरू करेंगे। तो एक ही टाइम पर सुबह और शाम नहीं करेंगे, एक बार सुबह कर दिया 5 दिन 6 दिन, और फिर एक बार हम इसे शाम को भी करेंगे 5 दिन 6 दिन, अलग टाइम पर अलग दिन पर, है ना। एक जैसे आज है तो आज हमने सुबह भी किया शाम को भी किया, ऐसे नहीं। अगर सुबह करेंगे तो 5 6 दिन कंटिन्यू, है ना, और फिर शाम को भी किसी समय करेंगे और फिर सेकेंड लेवल भी शुरू करेंगे। तो आप इसमें अपना एनरोल भी करा सकते हैं, आप सीख सकते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर विधियां हैं दोस्तों। तो हमें आपको आंसर भी मिले होंगे कुछ, जो मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। और उसके बाद भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर अराइज करिए, उससे पूछिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।